हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें हमने कुछ चीज़ें बताया था, जैसे लाइट के बारे में हमने बताया था कि लाइट क्या होता है, फिर उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, और उसके एक फेनोमेना को हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था, जो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे कई सारे वीडियोज़ बनाए हैं। अगर आपने देखा नहीं है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाएं और उन वीडियोस को यदि आप देखते हैं तो यह टॉपिक बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आने वाला है। सो फ्रेंड्स, फर्स्टली हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? ठीक है, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बेंडिंग। बेंडिंग होता है। देखो, जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपेगेट करेगा तो उसका स्पीड चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमने एक मीडियम ले लिया, ग्लास स्लैब ले लिया, एक हमने ग्लास ले लिया, ग्लास स्लैब है ये, और एक मीडियम हमारा एयर है। ठीक है, ये हो गया ग्लास। जब रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जाएगा, जब भी रे ऑफ लाइट इस एयर से ग्लास में जाएगा तो इसका स्पीड चेंज हो जाएगा। या फिर कह सकते हो कि यदि फिर ग्लास से एयर में आएगा, उस कंडीशन में भी इसका स्पीड चेंज हो जाएगा। यानी कि जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड चेंज हो जाएगा। स्पीड क्यों चेंज होगा, इस पर चर्चा करते हैं। देखो, जनरली हम जानते हैं कि जितने भी मीडियम्स होते हैं, सभी के सभी मीडिया के पास कह सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी होती है। अगर हम बात करें एयर की, तो एयर की डेंसिटी अगर सपोज कर लो 1 है, या जो भी कुछ है, सपोज कर लो कि एयर की कोई कोई ना कोई डेंसिटी होगी, वैसे वाटर की कुछ डेंसिटी होगी, ग्लास की कुछ डेंसिटी होगी। ठीक है, तो जितने भी मीडियम्स होते हैं, सारे के सारे मीडियम के पास कुछ ना कुछ उसकी डेंसिटी होती है, लेकिन सभी की डेंसिटी अलग होगी। तो हम जानते हैं कि जहां पर डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है कि मालिक्यूल के बीच में गैपिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, और मालिक्यूल के बीच में गैपिंग जब ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में स्पीड ऑफ लाइट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर होंगे, और पार्टिकल जब दूर दूर होंगे तो उसमें लाइट का प्रोपगेट करना बड़ा ही आसान होगा। लेकिन यदि सपोज कर लो जो हमारा मीडियम है वो डेंसर है, ठीक है, डेंसर का मतलब क्या है कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। जब डेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट घट जाएगा। समझ गए? तो हम देख रहे हैं कि जब डेंसिटी कम है तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा, और यदि मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा। और जब भी इसकी स्पीड में चेंजिंग आएगा, उस कंडीशन में कह सकते हो कि ऐसे बेंडिंग होता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सिंपली अगर हम रिफ्रैक्शन का आपसे डेफिनेशन पूछें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो कह सकते हो क्या कि द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो बेंड करेगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, रिफ्लेक्शन के लिए मैंने बताया था कुछ लॉज होते हैं, कुछ बेसिक लॉ होते हैं, उनके प्रिंसिपल पे हम लोग रिफ्लेक्शन कराते हैं। यानी कि जब भी रे ऑफ लाइट किसी मिरर पर, जैसे हमने एक प्लेन मिरर ले लिया, इस प्लेन मिरर पर जब भी रे ऑफ लाइट ऐसे फॉल कर रहा है तो आप जानते हैं कि जितने डिग्री से फॉल किया उतने ही डिग्री से रिफ्लेक्ट भी करेगा। ये हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। ठीक है, तो वैसे ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। रिफ्रैक्शन के लिए भी कुछ लॉ हैं, उन लॉ के हिसाब से हम बताते हैं आपको कि लॉ होता क्या है, उसके बाद में फिर रिफ्रैक्शन को और आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला लॉ है, पहला लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है? जो रे ऑफ लाइट इस ग्लास स्लैब के सरफेस पर फॉल किया है, ठीक है, इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ओके, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इसको क्या बोलोगे? रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, रिफ्रैक्टेड क्यों बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट हो रहा है, या अगर तो बेंड हो रहा है। एंड नॉर्मल, नॉर्मल जो होता है वो एक तरह का इमेजिनरी लाइन है जो कि 90 डिग्री पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनाया जाता है। यानी कि ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो इसका नाम इधर लिख देते हैं, देखो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि जिस पॉइंट पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो आपने देखा कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, और जिस पॉइंट पर लाई करेंगे उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो पहला आपको लॉ क्लियर हो गया होगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, देखो सेकंड लॉ, देखो क्या कहता है?
सेकेंड लॉ की अब बात करते हैं। सेकेंड लॉ ये कहता है कि द साइन ऑफ इंसिडेंस, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा कहोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, और रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आपने देखा कि एक हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दूसरा लॉ क्या कहता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ऑलवेज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो हमने देखा कि टोटल 2 लॉ हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के। इसके बाद हम आपको कुछ और चीज़ें बताते हैं, मीडिया के बारे में बताते हैं कि जो भी मीडियम होते हैं जिसमें लाइट प्रोपेगेट करता है वो मीडिया 2 तरह के होते हैं। ठीक है, मीडिया देखो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से मीडिया होते हैं? मीडियम जो है, मीडियम का ही प्लूरल होता है मीडिया। तो मीडिया जो होगा आपका 2 तरह का होगा। एक होगा रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, और दूसरा होता है डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। ओके, अच्छा देखो रेयरर मीडियम या डेंसर मीडियम क्या होता है ये देखते हैं। डेंसर, इसके नेम से क्लियर है कि इसकी डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। डेंसर, डेंसर मतलब क्या होगा? डेंस, डेंस यहाँ पे छिपा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि एक ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उस मीडियम को हम बोलेंगे डेंसर मीडियम, और जिस मीडियम की डेंसिटी कम होगी उसे क्या बोलेंगे? रेयरर मीडियम। याद करो अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि जिस मीडियम की डेंसिटी कम होती है उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे हम देख रहे हैं कि रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम की डेंसिटी कम होगी तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा। और यदि हम बात करें डेंसर मीडियम की, तो डेंसर मीडियम में हम देख रहे हैं डेंसिटी ज़्यादा है, तो डेंसिटी ज़्यादा होगा तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप खुद से सोचिए कि अगर बहुत ही क्राउडेड रीजन है, ठीक है, कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी है, ठीक है, और उसमें अगर आपको रेस करना हो तो वहाँ पे दौड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और यदि खाली मैदान है वहाँ पे आपको दौड़ना है तो वहाँ पे दौड़ना बड़ा ही आसान होता है, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी कम है, क्राउड कम है, इसलिए आप इजीली वहाँ पे दौड़ सकते हैं। वही कंडीशन लाइट के केस में भी होता है कि यदि लाइट प्रोपोगेट करेगा और अगर मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होगी यानी कि डेंसर मीडियम होगा तो वहाँ पर स्पीड कम हो जाएगा, और यदि मीडियम रेयरर होगा तो वहाँ पर स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो स्पीड से रिफ्रैक्शन पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इसका इफेक्ट होता है, ये चीज़ समझाते हैं आपको। पहला बताते हैं आपको रेयरर से डेंसर। अगर रे ऑफ लाइट रेयरर से किधर जा रहा है? डेंसर जा रहा है। अच्छा कहोगे कि सर अगर सपोज कर लो कि हम कहते हैं कि ग्लास डेंसर है तो क्या ग्लास हमेशा डेंसर होगा? या हमने कह दिया कि सर एयर रेयरर है तो क्या एयर हमेशा रेयरर होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम किसी भी मीडियम को रेयरर या डेंसर कैसे कहते हैं? किसी के रिलेशनशिप से कहते हैं, यानी कि किसी को रिलेट करके बताते हैं कि ये मीडियम रेयरर है या फिर डेंसर है। ठीक है, देखो कैसे हम बताते हैं ये चीज़ समझाते हैं आपको। आप जानते हो कि रे ऑफ लाइट जो है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर से ही आता है, यानी कि जब रे ऑफ लाइट हमारे अर्थ तक पहुंचता है तो एटमॉस्फेयर के बाहर से कोई भी पार्टिकल नहीं मिलता। ठीक है, और लाइट सीधे आ जाता है हमारे जैसे, लेकिन जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर पे इंटर करेगा, एटमॉस्फेयर में इंटर करते ही हम जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे गैस के मालिक्यूल अवेलेबल हैं, डस्ट पार्टिकल अवेलेबल हैं, तो कह सकते हो यहाँ की डेंसिटी थोड़ी बढ़ गई। तो कहोगे कि अगर हम वैक्यूम की बात करें, यहाँ पे देख रहे हैं वैक्यूम है, स्पेस में क्या है? वैक्यूम है। तो इस स्पेस के कंपैरिजन में जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ज़्यादा होगी। ओके, इस एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो एयर क्या हो जाएगा? डेंसर। एयर क्या हो गया? डेंसर, यानी इसके रिस्पेक्ट में एयर डेंसर है। अब देखो अगर हम कंपेयर करते हैं इस एयर का, यदि हम वाटर से कंपेयर करते हैं, सपोज करो कि यहाँ पे वाटर है, ये एयर है मान लीजिए, ये है वाटर, इधर हमने बना दिया ग्लास स्लैब, सपोज करो ग्लास स्लैब हो गया, इधर हमने बना दिया डायमंड। ओके, ये मान लो डायमंड है। अब देखोगे ये हो गया ग्लास और ये हो गया डायमंड। अब देखते हैं कि जब रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में आएगा तो इसका स्पीड घट जाएगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी एयर की डेंसिटी से ज़्यादा है। ठीक है, एयर की डेंसिटी कम होगी और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो कह सकते हो एयर यहाँ पे रेयरर हो गया और वाटर क्या हो गया? डेंसर। ओके, अब कहोगे सर क्या वाटर हमेशा डेंसर होगा? नहीं। अगर इसी वाटर का कंपेयर आप इस ग्लास स्लैब से करते हो तो वाटर क्या हो जाएगा? रेयरर, और ग्लास स्लैब क्या हो जाएगा?
डेंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा और इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, इसलिए कह सकते हो ग्लास वाटर के कंपैरिजन में डेंसर है। ओके, अब इस ग्लास का तुलना कर लो इस डायमंड से। तो डायमंड में आप जानते हैं डेंसिटी ग्लास से बहुत ज़्यादा होगी, तो जब ग्लास से डेंसिटी इसकी ज़्यादा है तो कह सकते हैं कि ये जो डायमंड है, डायमंड क्या हो गया? डेंसर हो गया, और ये ग्लास क्या हो गया? रेयरर हो गया। ठीक है, तो सिंपली कह सकते हैं क्या कि हम किसी भी मीडियम को डेंसर या रेयरर जब हम कहते हैं तो उन दो मीडियम के कंपैरिजन से कहते हैं कि कोई भी उन दोनों में से एक की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो डेंसर, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो रेयरर। जब डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ज़्यादा होगा, और डेंसिटी ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगा। ठीक है, इसमें क्लियरिटी आ गई होगी लगभग सभी को, सभी समझ गए होंगे कि कौन सा रेयरर होगा और कौन सा डेंसर होगा। ओके, अब हम इसके बारे में कुछ और बातें बताते हैं, कुछ डिटेल में बताते हैं आपको कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ से मान लो रे ऑफ लाइट ऐसा ऑब्लिकली फॉल कर रहा है, तो जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर ऑब्लिकली जाएगा, ऑब्लिकली मतलब क्या होता है? एक ऐसा एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, ऐसे एंगल से अगर मान लो ऐसे फॉल कर रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसकी बेंडिंग होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, इसकी बेंडिंग किधर होगी भाई? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया, ये हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे हो गया, ये है रिफ्रैक्टेड रे। ओके, रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखोगे कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो इसका बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। टुवर्ड्स द नॉर्मल क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका स्पीड घट गया। ठीक है ना, जब स्पीड घटेगा तो लाइट किधर बेंड करेगा? नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करेगा। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कम है। तो जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर जा रहा है तो ये बेंड कर रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होगी। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज़्यादा होगा। हमेशा यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या होगा? ज़्यादा होगा। कब? जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर जाएगा। ओके, अब देखते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर जाए तो क्या होगा? डेंसर से रेयरर जाए तो क्या होगा? तो देखिएगा, अगर रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा तो इसका जो रिफ्रैक्शन होगा वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। यानी कि इसको अगर कंपेयर करके देखो तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि रे ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रहा है। क्यों? क्योंकि रेयरर से डेंसर गया। तो वैसे जब डेंसर से रेयरर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा ऐसे। ओके, यहाँ पर ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसके पहले वाले में क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज़्यादा था, और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से कम है। तो आपने देखा कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा, और स्पीड बढ़ जाएगा तो इसका बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है बेटा? सभी को लगभग क्लियर होगा। अच्छा, आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि सर अगर सपोज कर लो कि रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है और दोनों मीडियम की डेंसिटी एक बराबर हो, और दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट तब एक बराबर होगा। जाहिर सी बात है, अगर डेंसिटी एक बराबर होगी तो स्पीड ऑफ लाइट भी एक बराबर होगा। तो सर तब बेंडिंग किधर होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा या अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा? तो यार तब तो बेंडिंग होगी ही नहीं। अगर दो मीडियम है और दोनों मीडियम की डेंसिटी एक बराबर है, यानी दोनों में स्पीड ऑफ लाइट एक बराबर है, इन दैट केस रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रे ऑफ लाइट जैसे जा रहा होगा बिना अपने ट्रैक को चेंज किए सीधे स्ट्रेट लाइन पाथ में चला जाएगा। सभी को क्लियर हो गया कि रेयरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज का ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। इस चैप्टर से रिलेटेड अगला वीडियो हम कल लेकर के आएंगे आपके लिए, और कंटिन्यूसली मैं एक एक वीडियो अपलोड करता ही रहूँगा और करता ही रहता हूँ, आपके लिए नए नए टॉपिक लेकर के आता रहता हूँ। तो यार अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको लिंक मिल जाए। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है यार, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे कॉन्फिडेंस को और बढ़ाता है, और हम आपके लिए न्यू कंटेंट लेकर के आते रहेंगे। क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर क्लास 9 से रिलेटेड वीडियो, 10th का और फिर 11th 12th का भी मैं वीडियो कंटिन्यूसली अपलोड कर रहा हूं। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी आप शेयर करें, क्योंकि मैं पूरे NCERT के पोर्शन को कवर कराने वाला हूं। बीच में मैं एक आध हफ्ते तक वीडियो अपलोड नहीं किया था, क्योंकि बीच में हमारे एग्ज़ाम्स थे, तो उन एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में मैं लगा हुआ था। तो फिर से कंटिन्यूसली मैं आपके लिए एक एक वीडियो लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू गाइस, जय हिंद।